हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मिश्रा। आई एम फिजिक्स फैकल्टी। मैं लास्ट 25 ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और विद्या प्रकाशन के सहयोग से यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए एक जो ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है उससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। इश्तियाक अहमद गुड इवनिंग, विशाल गुड इवनिंग, सौरभ गुड इवनिंग, संतोष कुमार हिंदुस्तानी गुड इवनिंग, ऋषभ सिंह गुड इवनिंग, संतोष कुमार हिंदुस्तानी जय हिंद। संतोष जी बिल्कुल ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। लास्ट में थोड़ा टॉपिक रह गया था, वैसे तो आज मुझे मैग्नेट स्टार्ट करना है। आज विभव मापी के अनुप्रयोग। विभव मापी के अनुप्रयोग में आप देखें पहला इसका अनुप्रयोग है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। देखिए है क्या बच्चों, राम राम विकल गुजर जी, गुड इवनिंग प्रियांश, गुड इवनिंग सब, गुड इवनिंग बेटा। चलिए, आपको एक बात सिंपल से बताई थी हमने कि ये सेल नहीं था, यही सेल था, तो आप इस पर स्लाइड कराते हैं। प्रणाम पुष्पराज जी, सबको प्रणाम। इधर ध्यान दो, ये सेल था, अकेला सेल था, आपने स्लाइड कराया था और आपने वो पॉइंट फाइंड कर लिया था जहां इसका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 था। और मैं बताया था उस कंडीशन में ए और जे के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के इक्वल है। तो सपोज आपने पहले इसको K2 को ऑफ रखा, K2 ऑफ है, ये ऑफ है, और तो ये तो सेल है ही नहीं। इस पर स्लाइड कराया, इस पर स्लाइड कराया। गुड इवनिंग अंजलि, प्रणाम तेजवीर जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ध्यान दो, इधर अभी कुछ नहीं कराया मैंने। आपने इस की को तो ऑफ कर दिया, इस की को ऑफ कर दिया, और अब ये सेल है, इस पर स्लाइड कराया, एक ऐसी लंबाई ज्ञात कर ली जहां पर डिफ्लेक्शन क्या आ गया, 0 आ गया। इस केस में ए और जे के बीच विभवांतर इस सेल के विद्युत वाहक बल के इक्वल है। तो वी ए जे इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, E1 के। और वी बताया था मैंने आपको, के इज इक्वल टू वी अपॉन एल होता है। सपोज लंबाई ये L1 है, तो के L1 इज इक्वल टू E1, या कह सकते हैं E1 इज इक्वल टू के L1। इक्वेशन फर्स्ट। अब आपने इसको ऑफ कर दिया, K1 को। अब K1 ऑफ है, K2 ऑन है। अब आपने स्लाइड कराया, ऐसा बिंदु मिल गया जहां डिफ्लेक्शन क्या आ गया, 0 आ गया। तो ए और जे के बीच विभवांतर और E2 दोनों क्या है, इक्वल है। तो वी ए जे इज इक्वल टू किसके इक्वल है, E2 के। या KL2 किसके इक्वल है, E2 के। या E2 किसके इक्वल है, KL2 के। क्वेश्चन सेकंड। गुड इवनिंग सुनील।
E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। तो E1 अपॉन E2 क्या हो गया, L1 अपॉन L2। आप स्केल से L1 L2 आप मेजर कर लेंगे, आप इससे दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। क्लियर है? अब दूसरा इसका अनुप्रयोग है किसी अज्ञात सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। किसी अज्ञात सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। दूसरा अनुप्रयोग है किसी अज्ञात सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो इसके लिए वही है, वही सेम ये प्रतिरोध बक्स है। पहले आपने K2 ऑफ कर दिया तो प्रतिरोध है नहीं परपथ के अंदर, प्रतिरोध तो है नहीं, ये ऑन है। स्लाइड कराया, स्लाइड कराने पे क्या हुआ, एक ऐसी लंबाई मिल गई जहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब E1 और AJ दोनों क्या आ गए, इक्वल हो गए। गुड इवनिंग ऋषभ, धन्यवाद भाई साहब, पुष्पराज भाई। तो E1 इज इक्वल टू कितना आ गया, VAJ, और VAJ कितना आ गया, KL1। E है, E कितना आ गया, KL1। इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट। K1 और K2 दोनों ऑन कर दिए। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब ये दोनों ऑन हैं, बड़े ध्यान समझना मेरी इस बात को, कॉन्सेप्चुअल चीज है, बच्चे याद कर लेते हैं। जब ये दोनों ऑन हैं, अब तो परपथ का प्रतिरोध है, परपथ के अंदर प्रतिरोध है तो धारा बहेगी ना। वही जो पहली वाली कंडीशन थी कि जब ए और जे के बीच विभवांतर सेल के विद्युत बल के इक्वल था, न ये करंट इसमें आ रही थी, न ये करंट दे रहा था। सेल ना करंट दे रहा था ना ले रहा था। और जब सेल ना करंट दे रहा है ना ले रहा है, तो आई आर इज इक्वल टू कितना, 0। हम जानते हैं V इज इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। जब आई आर 0 तो V किसके इक्वल, E के इक्वल। गुड इवनिंग अनिल जी, सोनम जी, जी ललिता जी, धन्यवाद। बड़ा ध्यान समझना मेरी इस बात को कि जब हम इसके बीच विभवांतर और विद्युत दाब बराबर हो गए, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ गया, तो न तो ये करंट दे रहा है, ये करंट देता तो करंट इसमें आती, डिफ्लेक्शन आता। न ये करंट इसमें होकर जा रही थी, जाती, डिफ्लेक्शन आता। डिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका V और इसका E इक्वल है। और डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, करंट न दे रहा है न ले रहा है, तो आई आर कितना, 0। V और E क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब यदि आपने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया और इससे कोई रेजिस्टेंस निकाल लिया प्रतिरोध बक्स से, अब तो इस परपथ का प्रतिरोध है, प्रतिरोध है तो करंट देगा, ये करंट देगा ना। जब ये करंट देगा तो आई आर अब 0 नहीं होगा। यदि सेल करंट दे रहा है तो आई आर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहां कितना रह गया, V कितना रह गया, E माइनस आई आर।
और आपने फिर स्लाइड कराया, स्लाइड कराने पर कोई ऐसा पॉइंट आ गया जहां डिफ्लेक्शन 0 आ गया, तो जहां डिफ्लेक्शन 0 आ गया इसका v और इसका v दोनों इक्वल है। देखिए करंट जो फ्लो होगी ऐसे फ्लो होगी, जितनी करंट जाएगी उतनी वापस आ जाएगी। करंट तो फ्लो हो रही है ना, भले करंट ऐसे नहीं जा रही ना, ये वाली करंट ऐसे इसमें जा रही, इसमें तो करंट नहीं जा रही, ये क्या दिखाएगा 0 दिखाएगा डिफ्लेक्शन। इमेज में क्या हो गया, इमेज तो ठीक है। राधे राधे भीषण जी, मेरी बात समझें बहुत सिंपल तरीके से। वही पहला वाला कंडीशन तो क्लियर है कि इसका ई और इसका वी दोनों इक्वल हो गए, परपथ में कोई प्रतिरोध नहीं है। हाँ कन्हैया बता रहे हैं बेटा, जो हम सिंपल अभी तक करते हुए आ रहे थे, जो सिंपल करते हुए आ रहे थे, ये हमारा परपथ था और ये हमारी बैटरी, ये हमारा गैल्वेनोमीटर, ये आपने इस पर स्लाइड कराया और एक ऐसा पॉइंट फाइंड कर ले जहां डिफ्लेक्शन 0 आ गया। डिफ्लेक्शन 0 का मतलब क्या है जी ऋषभ जी, धन्यवाद। डिफ्लेक्शन 0 का मतलब क्या है ना, ये करंट देगा, जितनी करंट निकलती है वापस उसमें आती है, डिफ्लेक्शन आएगा। इसका मतलब ये करंट नहीं दे रहा, यदि ये करंट आती इसमें तो डिफ्लेक्शन तब भी आता। तो मतलब ना ये करंट इसमें आ रही है ना ये करंट इसमें आ रही है, इसका मतलब परपथ में कोई धारा ये ना करंट दे रहा है ना ले रहा है। और इसका V का सूत्र बताया था मैंने आपको, V = E - IR। ना ये करंट दे रहा है ना ले रहा है, तो I कितना आ गया 0 आ गया, V किसके इक्वल आ गया E के इक्वल आ गया, जो इसका V है वो E के इक्वल है। तो इसका E और इसका V दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए। मैं इमेज दोबारा बना दूंगा, पहले एक बात समझ लें, बना दूंगा मैं। इमेज क्यों नहीं आ रही मेरी समझ में नहीं आ रहा, इमेज तो आ रही है। पांडे जी गुरु नहीं गुरु जी, मेरी बात समझे आप। ये जिस बच्चे ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया उसे पोटेंशियोमीटर में कोई दिक्कत नहीं आने की। तो मैंने बताया एक कंडीशन में जब ये करंट ना दे रहा है ना ले रहा है, तो इसका V, इसका E और इसका V दोनों इक्वल आ गए। तो इसका E किसके इक्वल आ गया, KL1 के इक्वल आ गया। अब मैंने इससे प्रतिरोध निकाला, तो परपथ में धारा बहेगी, ऐसे ही बहेगी। अच्छा मैं बोलता हूं तो अभी कराता हूं मैं। आप ज्यादा जूम हो रहा है बच्चे कह रहे हैं, तो वो फोटो पूरा बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। अब क्लियर है बच्चों, बताओ क्लियर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? हो गया ना, डन, ओके। एक दो बच्चे और ओके लिख दें, समझ में आ जाएगा मुझे। अब बात समझ में आई नहीं आई आपको? मैं बहुत स्ट्रेस दे रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर। जब मैंने यह प्रतिरोध लगा दिया और प्रतिरोध बक्स से प्रतिरोध निकाला, तो इसमें धारा बहेगी। जब धारा बहेगी तो IR 0 नहीं होगा। अब धारा बहेगी तो V क्या आएगा, E से कम आएगा। तो अब इसका V और इसका V इक्वल आएगा, दैट इज V = KL2 आएगा। कब? जब प्रतिरोध बक्स से आपने प्रतिरोध निकाल दिया कोई। तो अब इस कंडीशन में दोनों को डिवाइड किया, E/V = KL1 KL2। तो E/V कितना आ गया, L1/L2। और देखिए एक बात और देखें, V = IR होता है और I का सूत्र था हमारा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो यहां से V कितना आ गया, E/R + R × R। तो VR + VR इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायरेक्ट, = ER।
तो यहां से VR कितना आ रहा है, ER माइनस VR। तो VR कितना आ रहा है, E माइनस V इंटू R, या R कितना आ रहा है, E माइनस V अपॉन V इंटू R। तो यहां से देखो R कितना आ रहा है, E अपॉन V माइनस 1 इंटू R। अरे E अपॉन V कर दिया, V अपॉन V कर दिया, और E अपॉन V कितना आ गया आपका, L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2। तो R कितना आ गया, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। ये क्या आ गया, किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल। R वो प्रतिरोध है जो आपने निकाला है। L1 लंबाई कब है, जब ये ऑफ कर रखा है तो लंबाई L1 है, जब दोनों ऑन कर दिए अब लंबाई क्या L2 है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर L1 L2 दिया होगा, जो प्रतिरोध निकाला है वो दिया होगा, आप इससे किसी अज्ञात सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इज इट क्लियर, डाउट तो नहीं किसी को? नमस्कार रवि कुमार सक्सेना जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। तो इसको ठीक से एक बार रिकॉर्डेड और देख लेना, आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं यहां पर मैग्नेट, चुंबकत्व। गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गुड इवनिंग निशान जी। देखिए चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अदर लो चुंबकीय पदार्थ या किसी अदर चुंबक को लेकर आते हैं तो वह बल का अनुभव करता है, वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा काला पत्थर होता है जिसमें किसी लोह पदार्थ को आकर्षित करने का गुण होता है। ये आयरन का, लोहे का एक ऑक्साइड है, इसे कहते हैं प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट, जिसकी जो शेप होती है वो अनियमित होती है। एक होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक, जैसे बार मैग्नेट है, जिसे बोलते हैं दंड चुंबक। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। यह प्राकृतिक चुंबक है जिसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। एक होती है हॉर्सशू मैग्नेट, एक जो हॉर्सशू की शेप में होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक धारावाही प्रणालिका होती है, किसी कार्डबोर्ड के ऊपर आपने तार लपेट दिए और उस तार को आपने किसी स्रोत से जोड़ दिया, बैटरी जोड़ दिया, तो यह भी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। और धारा इसमें कैसे बह रही है, घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में, उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ या साउथ पोल होता है। यदि कहीं धारा किसी तार में बह रही है घड़ी की दिशा में, ऐसे बह रही है तो वो साउथ है, और धारा बह रही है घड़ी की दिशा के विपरीत, ऐसे बह रही है, यहां ऐसे यहां ऐसे, तो वो नॉर्थ है। नहीं, टोरॉइड कहां से आ गया, टोरॉइड नहीं है बेटा। यदि इसमें धारा की दिशा आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में है, तो साउथ बन गया, वो नॉर्थ बन गया। और घड़ी के विपरीत है तो नॉर्थ बन गया, वो साउथ बन गया। आप किसी भी मैग्नेट को लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ठहरती है। समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यदि नॉर्थ के पास नॉर्थ लाएंगे तो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण, और नॉर्थ के पास साउथ लाएंगे तो क्या होगा, आकर्षण। विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है।
और समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अकेले चुंबकीय ध्रुव का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, यह संभव नहीं। केवल नॉर्थ पोल है, साउथ है ही नहीं है, साउथ है नॉर्थ नहीं हो सकता, नॉर्थ है साउथ जरूर होगा। इवन यदि हम किसी मैग्नेट को ब्रेक करते जाएं तो एक पोल नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ, और ब्रेक करते करते अणु में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहीं भी तोड़ दें तो एक पोल क्या होगा, नॉर्थ, एक पोल क्या होगा, साउथ। विलगित ध्रुव का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, अकेला चुंबकीय ध्रुव संभव नहीं है। तो ये चुंबक के विषय में सामान्य जानकारी थी। इसमें एक साइंटिस्ट थे ऑरेस्टेड, उन्होंने एक प्रयोग किया। ऑरेस्टेड का प्रयोग, उन्होंने एक तार लिया और उसको किसी बैटरी से जोड़ दिया, ये की लगा दी, या एक धारा नियंत्रक भी लगा दिया। जी बताएंगे पुष्पराज जी, बताएंगे, अभी सब बताएंगे। मतलब ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी के अंदर चुंबक रखा हुआ है, और जो चुंबक रखा हुआ है उसका नॉर्थ पोल कहां है, साउथ में, साउथ पोल कहां है, नॉर्थ में। यदि नॉर्थ में साउथ पोल है तो वो किसे आकर्षित करेगा, नॉर्थ को। और साउथ में नॉर्थ है, यहां नॉर्थ है, साउथ है, तो साउथ वाला किसे करेगा, नॉर्थ को। यहां पर ऑरेस्टेड ने एक प्रयोग किया। देखिए, एक चुंबकीय सुई होती है, चुंबकीय सुई को आप कहीं भी रख दें तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरती है। आप कहीं भी रख दें, यहां चुंबकीय सुई रख दें तो वो कहां ठहरेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरेगी, अपने आप घूमकर वहीं रुक जाएगी। यहां पर मैंने चुंबकीय सुई को रखा तो वो कहां रुकी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जहां उसकी दिशा है, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। कन्हैया कुमार जी, तुम बोर्ड की, तुम्हारे दिसंबर चल रहा है और तुम्हें अब ये समझ में नहीं आया मेरे पढ़ाने में कि चैप्टर क्या चल रहा है। अभी लिखा है मैंने, मैग्नेट लिखा है, चैप्टर का नाम लिखा है मैंने, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र। अब चैप्टर नंबर आप चेक कर लो उसे आप। तो कहां रुक रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब यदि आपने इस की को ऑन कर दिया, इस की को ऑन कर दिया और एक धारा नियंत्रक भी लगा दिया, रियोस्टेट लगा दिया, ऑन करते ही उसमें धारा बहेगी, और जैसी धारा बहती है जो चुंबकीय सुई है वो अपनी दिशा से दिशा बदल जाती है उसकी। बात समझ रहे हैं? जैसे ही धारा प्रवाहित होती है उस चुंबकीय सुई की, देखिए एक चुंबकीय सुई है वो नॉर्थ साउथ में कहीं दिशा दिखा रही है। यदि मैं उसे किसी चुंबक के पास ले आऊं ना तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, क्योंकि अब यहां प्रभावी क्षेत्र किसका है, इस चुंबक का है। चुंबकीय सुई चुंबक के पास है, यदि कहीं अलग से रख दें तो अब क्षेत्र किसका है, पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र है। तो यहां प्रभावी चुंबक का है तो अपनी दिशा क्या होगी, इसने बदल दी। यदि धारा प्रवाहित करने पर उसकी दिशा बदल रही है, इससे तात्पर्य है कि धारा प्रवाहित होने से उसके आसपास क्या हो गया, नया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। यदि नॉर्थ साउथ के अलावा किसी और दिशा में जा रही है, इसका मतलब उसके आसपास कोई नया चुंबकीय क्षेत्र है। तो ऑरेस्टेड ने निष्कर्ष निकाला कि जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय सुई अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाती है। दिशा बदल दो धारा की, यह उल्टा हो जाएगा विक्षेप। तो यह है ऑरेस्टेड का प्रयोग। और ऑरेस्टेड के लिए बताया, जो भी तार है, कोई भी धारावाही तार है, यह तार है, इसके आसपास क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। लेकिन उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए
दाएं हाथ की हथेली का नियम होता है। यदि अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और अंगुलियां परस्पर लंबवत हों और अंगूठा किसी बिंदु पर, किसी चालक तार पर धारा की दिशा को व्यक्त करे। यार यह धारा की दिशा है और अंगुलियां उस बिंदु की ओर इंगित कर रही हैं जहां क्षेत्र निकालना है। बड़े ध्यान समझना, बहुत काम आएगा। धारा ऐसे बह रही है, इस बिंदु पर निकालना है, तो क्षेत्र क्या होगा? हथेली के लंबवत होगा। कहां होगा? नीचे होगा। यह धारा इस पॉइंट पर निकालना है, अंगुलियां उस बिंदु की ओर इंगित कर रही हैं, क्षेत्र क्या होगा? नीचे होगा। यदि बिंदु ऊपर है, धारा तो ऐसा ही है, बिंदु ऊपर है, क्षेत्र क्या होगा? इधर होगा। इधर है बिंदु तो ऊपर होगा, नीचे है बिंदु तो इधर होगा। अंगूठे को रखना धारा की दिशा में। ऐसे है धारा, ऐसे है तो इस बिंदु पर क्या होगा? ऐसा होगा। यहां क्या होगा? ऐसा होगा। यहां क्या होगा? ऐसा होगा। इस दाएं हाथ की हथेली के नियम का बहुत बड़ा अनुप्रयोग है, ध्यान रखना इस चीज को आप। ठीक, तो यहां पर बायो सावर्ट ने अपना नियम दिया। बायो सावर्ट का नियम क्या है? एक कोई चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है और आपको पता है चालक तार है तो उसके आसपास क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो इसका मैंने बहुत सूक्ष्म अवयव लिया। ये सूक्ष्म अवयव के कारण ही क्षेत्र निकालने के लिए नियम है, पूरे तार के लिए नहीं है। एक बहुत स्मॉल अवयव है, सूक्ष्म अवयव है, जिसकी लंबाई dl है, धारा I है। तो यहां से r दूरी पर आपको इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और ये धारा है, इसमें I, ये कोण कितना है? थीटा है। देखिए उन्होंने कहा कि सूक्ष्म अवयव के कारण, ये एक सूक्ष्म अवयव है, इसके कारण यहां क्षेत्र है। बात तो क्लियर है कि धारा ऐसे है, इस बिंदु पर निकालना है, कहां होगा? अंदर होगा। क्षेत्र क्या होगा? अंदर होगा। यहां निकालना है किसी बिंदु पर, धारा ऐसे है, क्या होगा? बाहर होगा। यहां पर क्षेत्र क्या होगा? बाहर। क्रॉस का मतलब अंदर, बोर्ड तल के लंबवत अंदर की ओर, और डॉट का मतलब बोर्ड तल के लंबवत बाहर की ओर। तो प्रयोगात्मक नियम है बायो सावर्ट के अनुसार क्या है कि जो यहां पर इस सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ dB, वो प्रवाहित धाराएं क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। अवयव की लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। जो अवयव को जो लाइन मिलाती है उसके बीच जो कोण है थीटा, उसके साइन के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। और जो इनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। दैट इज dB proportional to IDL sin theta upon r square. dB is equal to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square, जहां mu naught upon 4 pi एक नियतांक है। mu naught को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। mu naught है निर्वात की चुंबकशीलता, एक नियतांक है। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर होती है। यहां पर एक रिलेशन और है। अरे ओरस्टेड का प्रयोग था ही, वो प्रयोगी ओरस्टेड का था। तो यहां से आप एक चीज देखें, मी नॉट की वैल्यू क्या आ गई? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया? 1/4 पाई इंटू 9 10⁻9
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक, आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को, तो आप देखेंगे सॉल्व करके 9 × 10⁻16 आएगा। घर पर करना आप ऐसे ध्यान से। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये क्या होता है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, और ये लाइट की स्पीड होती है, प्रकाश की चाल होती है, तो कितना होता है 1/c²। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे कितनी आएगी 1/c², जहां c प्रकाश का वेग है, या c² = 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या c = 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ c। बात समझ में आती है? क्लियर है? तो ये हो गया बेटा आपका बायो सावर्ट का नियम। और आप एक बात समझ गए कि dB = म्यू नॉट अपॉन 4π IDL sin θ अपॉन r²। और जो थीटा कोण है वो dl और r के बीच में, पॉइंट के बीच में है ये, तो इसे हम लिख सकते हैं dB = म्यू नॉट अपॉन 4π IDL r sin θ, r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड। तो इसे लिख दिया वेक्टर dB = म्यू नॉट अपॉन 4π IDL क्रॉस r अपॉन r³, क्योंकि a क्रॉस b कितना होता है, a क्रॉस b होता है AB sin θ। तो dl क्रॉस r कितना आ गया, dl × r sin θ। जो कोण है वो dl और r के बीच में है, dl और r के बीच में है, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कूलम के नियम का भी कराया था। गुड इवनिंग अंजलि जी, ठीक है, क्लियर है? अब देखें धारावाही लूप के केंद्र पर, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ये कोई धारावाही लूप है जिसकी त्रिज्या r है, धारा ऐसे बह रही है, I धारा बह रही है, इसके केंद्र O पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आपको एक बात तो क्लियर है कि I ऐसे बह रही है, क्षेत्र क्या होगा अंदर, क्षेत्र क्या होगा अंदर। तो मैंने एक बहुत स्मॉल एलिमेंट ले लिया यहां पर dl, और ये r है, और कोण कितना होता है इसके बीच में 90 होता है। तो वही बायो सावर्ट नियम से इसके कारण यहां क्षेत्र निकाल लिया और पूरे के कारण समाकलन कर लिया। तो कितना आ गया, अभी आ गया dB = म्यू नॉट अपॉन 4π IDL sin 90 अपॉन r², और sin 90 क्या होता है 1। तो dB = म्यू नॉट अपॉन 4π IDL अपॉन r²। इसके कारण निकाल लिया, पूरे के कारण क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dB = इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4π IDL अपॉन r²। इंटीग्रेशन ऑफ dB क्या है, नहीं कुंडली के अंदर बेटा बहुत सारे लूप बनेंगे। लूप तो अकेला तार है, बहुत सारे तार लगा दिया आपने, कुंडली बन गई। तो B क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4π नियतांक है, I भी नियत है, R भी नियत है, त्रिज्या नियत है। इंटीग्रेशन ऑफ dl
तो पूरे का इंटीग्रेशन dl 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 सारे एलिमेंट ले लिया आपने, कितना होगा 2 पाई r पूरी परिधि। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r। तो सॉल्व करें क्या आ गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r, म्यू नॉट I अपॉन 2r। ये तो लूप के लिए अकेला लूप है, और यदि n टर्न्स हो उसमें, n चक्कर हो, कुंडली है मतलब, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट ni अपॉन 2r, म्यू नॉट ni अपॉन 2r। बात समझ में आ गया। तो किसी धारावाही लूप के कारण क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब हम निकालेंगे इसमें b आ गया म्यू नॉट I अपॉन 2r। ठीक है। अब देखिए, एक आता है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या है, यदि किसी स्थान पर वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उपस्थित हैं, तो किसी आवेशित कण पर कार्य करने वाला परिणामी बल लॉरेंज बल होता है। तो आप जानते हैं वैद्युत बल कितना, QE, और चुंबकीय बल कितना, QV क्रॉस B। इसके बारे में बताएंगे आपको भी, QV क्रॉस B क्या होता है। ये जो पूरा है ये क्या है, लॉरेंज बल है। और किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण पर कार्य करने वाला चुंबकीय बल F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है। या Q आवेश, B उसका वेग, B चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण। तो क्या आ गया, Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, थीटा वेक्टर V एंड वेक्टर B के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। ठीक है। जी कल्याण जी, धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा है, QVB साइन थीटा है, और क्षेत्र ऐसे है और आवेशित कण ऐसे ही गति कर रहा है। मतलब यदि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे, क्षेत्र भी ऐसे, कण भी ऐसे गति कर रहा है, या क्षेत्र ऐसे, कण उसके विपरीत गति कर रहा है, तो थीटा 0 हो या 180 हो, तो साइन थीटा कितना आएगा, 0, साइन 0 भी 0, 180 भी 0। तो F कितना आ गया, 0। अर्थात क्षेत्र की दिशा में गतिमान या उसके विपरीत गतिमान किसी आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं करता, वो जैसे है वैसे जाएगा। उसका पथ कैसा होगा, सरल रेखीय, उसका पथ होगा सरल रेखीय। और यदि थीटा हो गया 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब क्षेत्र ऐसे है और वो उसके लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो साइन 90 क्या होता है, 1, और ये साइन का अधिकतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो F का मान भी क्या आ गया, अधिकतम आ गया, कितना आ गया, QVB, और थीटा 90 होगा तो उसका मार्ग कैसा होगा, वृत्ताकार।
मार्ग कैसा हो गया उसका, वृत्ताकार हो गया। ठीक, नहीं अभी तो बेटा मैंने कुछ बताया नहीं। एफ इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा है, थीटा 0 है तो साइन 0 0 होता है, एफ क्या हो गया, 0 हो गया। इस क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है तो ऐसे चलता रहेगा वो। बल कितना हो गया, 0 हो गया। मार्ग क्या हो गया, सरल रेखीय। और 90 है, क्षेत्र ऐसे है, लंबवत प्रवेश कर रहा है तो साइन 90 क्या होता है, 1, रख दो उसमें साइन 91। एफ कितना आ गया, क्यू बी अधिकतम आ गया। ठीक, अब देखिए इसमें यहां आपका यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, यह चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब कहां है, अंदर की तरफ, और इसके लंबवत प्रवेश कर रहा है कोई आवेशित कण। जब लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका मार्ग कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। उसका मार्ग कैसा हो गया, वृत्ताकार, यार है। और वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा तो पढ़ा होगा क्लास 11th में आपने, वो v वेग से गतिमान है। m द्रव्यमान है इसका। नहीं समझ में क्या नहीं आया बेटा, अभी तो आपको दोबारा एक्सप्लेन करता दिया मैंने। शैलेंद्र क्या समझ में नहीं आया, नहीं क्या एक्सप्लेन, क्या चीज करूं, ये तो पिछला मैंने कर दिया। समझ में क्या चीज नहीं आई आपको, ये तो कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका मार्ग कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। और जब आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, जब भी कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगा तो वृत्ताकार मार्ग पर गति करने के लिए उसे एक बल आवश्यक होता है जिसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। और वो कहां से मिलेगा, यहां पर चुंबकीय बल से। जो उस आवेशित कण पर चुंबकीय बल कार्य कर रहा होगा, देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ये F, ये B, ये V, धनावेशित कण की धारा की दिशा, वेग की दिशा, यह कह सकते हैं धारा की दिशा। धारा की दिशा वही होती है जिस समय कोई धनावेशित कण गतिमान होता है। तो F B I, FBI फेसबुक आईडी, फेसबुक आईडी, जो दिशा धारा की दिशा है वही किसी धनावेशित कण की गति की दिशा है। तो यहां देखिए यह क्षेत्र ऐसे है, आवेशित कण ऐसे गति कर रहा है, इसका मतलब मुझे इसकी गति की दिशा ऐसे दिखानी पड़ेगी। क्षेत्र ऐसे है, कण की गति की दिशा क्या है, ये है, धनावेशित कण है, तो बल कहां लगेगा, इधर लगेगा। चुंबकीय बल QV भी कहां लगेगा, अंदर लगेगा। और वही चुंबकीय बल उसे क्या देगा, उसे देगा अभिकेंद्र बल। और क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। फिजिक्स नहीं चलेगा सिर्फ आशीष सर का, ये ट्रिक नहीं भूल पाऊंगा सर जी। पुष्पराज जी धन्यवाद। तो उसे अभिकेंद्र बल चाहिए, कहां से मिल रहा है, mv स्क्वायर अपॉन r से। v से v गया, mv अपॉन r कितना आ गया, qb आ गया। तो r कितना आ गया, mv अपॉन qb। ये उसके मार्ग की त्रिज्या है। m, q और b कांस्टेंट है, r प्रोपोर्शनल टू क्या है, v है। जितना वेग अधिक होगा उतनी त्रिज्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू क्या आ गया, v1 अपॉन v2। और निकालें उसका आवर्तकाल, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। समय क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी हो गई एक चक्कर में, 2 पाई r। और समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल क्या हो गई v। और r अभी निकाला है हमने, mv अपॉन क्यूबी। r क्या आ गया, mv अपॉन क्यूबी। तो t कितना आ गया, 2 पाई अपॉन v। r कितना आ गया, mv अपॉन क्यूबी।
v से v कैंसिल हो गया, t कितना आ गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। आवृत्ति क्या होती है 1 अपॉन आवर्तकाल, तो आवृत्ति कितनी हो गई क्यू बी अपॉन 2 पाई m। कोणीय आवृत्ति क्या होती है 2 पाई n, 2 पाई को यहां ले जाओ, कोणीय आवृत्ति क्या है 2 पाई n, तो कितनी हो गई क्यू बी अपॉन m। आप एक चीज देख रहे हैं कि चाहे आवर्तकाल है या आवृत्ति है या कोणीय आवृत्ति है, ध्यान रखना ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, आवर्तकाल है, आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति है, कोई भी निर्भर नहीं करते किस पर, कण के वेग पर। वेग चाहे अधिक हो या कम हो, आवर्तकाल समान रहेगा। यह क्या संभव है? क्योंकि वेग के बढ़ने से त्रिज्या बढ़ जाएगी, वेग के बढ़ने से त्रिज्या बढ़ जाएगी, आवर्तकाल क्या रहेगा समान रहेगा। भाई ये तो कुछ है ही नहीं, अभिकेंद्र बल चाहिए कहां से मिल रहा है चुंबकीय बल से, v से v कैंसिल हो गया, r आ गया, m q और b नियतांक है, r प्रोपोर्शनल टू v, जितना v बढ़ेगा उतना r बढ़ेगा, r1 अपॉन r2 v1 अपॉन v2। और आवर्तकाल एक चक्कर पूरा लगाने में समय क्या आ गया दूरी बटे चाल, एक चक्कर में तय दूरी परिधि 2 पाई r अपॉन v, r निकाला आपने mv अपॉन क्यू बी, r की वैल्यू पुट कर ली 2 पाई अपॉन v mv अपॉन क्यू बी, ये आवर्तकाल आ गया। और ये जानते ही आप आवृत्ति 1 अपॉन टी होता है, ये कोणीय आवृत्ति है, n का मान रख दो उसमें। बात समझ में आया? अब वैसे तो किसी कोण वाला भी है, किसी कोण पर, अब सिलेबस में मेंशन नहीं था कोण वाला ना, जहां कुंडली वाला मार्ग होता है उसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायो-सावर्ट लॉ हो गया। एक है धारावाही चालक पर कार्य करने वाला बल, धारावाही चालक पर कार्य करने वाला बल। किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यह चुंबकीय क्षेत्र है, यह कोई धारावाही चालक तार रखा हुआ है थीटा कोण पर, इसकी लंबाई L है और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। धारा कितनी बह रही है इसमें? I बह रही है, और B चुंबकीय क्षेत्र है। तो चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही गति करते हैं। धनावेशित परमाणु तो स्थिर रहता है, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। तो बल कितना कार्य करेगा? F इजिकल टू एक इलेक्ट्रॉन पर बल गुणा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस चालक तार के अंदर। तो पढ़ाया था हमने चालन में आपको, बल का सूत्र क्या था? यही पढ़ा था आपने, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया ई, और धारा प्रवाहित हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन किससे गति कर रहा है? अनुगमन वेग से। तो वी कितना आ गया? अनुगमन वेग, बी साइन थीटा। और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए एन क्या है? इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे आयतन बताया था। बेटा संडे ऑफ रहता है यहां पर ना, बेटा कैसे कराऊं? कराने को तो न्यूमेरिकल, मुझे बहुत शौकीन हूं न्यूमेरिकल का, लेकिन मुझे सिलेबस को देख के डर लग रहा है। मैंने कहा भी था आप सैटरडे आप मुझे बता दें कौन कौन से न्यूमेरिकल्स हैं। इस सर्वेश कुमार वर्मा नंबर किस लिए भेजा है आपने? इस नंबर का पर्पस क्या है?
NaL अरे रेस्ट वेस्ट तो नहीं करना, ऑफिस बंद रहता है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? NaL, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई NaL। तो F इजिकल टू कितना आ गया? NeAVD इंटू BL साइन थीटा। और ये बताया था, धारा का सूत्र है, प्रूव किया था हमने। तो F कितना आ गया? IBL साइन थीटा। या वेक्टर F कितना आ गया? I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। तो किसी आवेश पर कार्य करने वाला बल QVB साइन थीटा, और कोई धारावाही चालक तार है, उस पर कार्य करने वाला बल F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। तो आज का ये पूरा होता है। हम जा ही रहे हैं अंजलि जी, हम जा रहे हैं। नाराज हो गए, आपने हमें हटा दिया यहां से। चलिए ठीक है, ओके बाय।